हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर। ये जो चैप्टर है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी। अब ये इकोलॉजी क्या होती है? देखो, इकोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग ह्यूमंस के रिलेटेड पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के रिलेटेड पढ़ते हैं, कम्युनिटी के रिलेटेड पढ़ते हैं, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर के रिलेटेड पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है दे आर ऑल पार्ट ऑफ इकोलॉजी। अच्छा, इकोलॉजी के अंदर हम लोग ये भी देखते हैं कि जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, मतलब लिविंग थिंग्स है, वो एबायोटिक फैक्टर्स से कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे इन पे डिपेंडेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर हमें इफेक्ट करता है और कहाँ कहाँ पर टेम्परेचर की वजह से हमें अलग अलग फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये कि हमारे पास एनसीईआरटी का चार्ट है। अब इसको देखो, समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर टेम्परेचर लिखा है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रेट लिखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है डेजर्ट्स होंगे। तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की रेंज में हमें डेजर्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर -10 तक पहुँच रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से -10 तक पहुँच रहा है, मतलब बहुत ठंड होगी, तो यहाँ पर आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा रीजन देखने को हमें मिलता है। फिर हमें देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स के साथ में ही है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से टेम्परेचर से कौन से टेम्परेचर तक है? 10 डिग्री सेल्सियस टू लगभग 22 बोल सकते हो आप डिग्री सेल्सियस तक के रेंज में टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। अच्छा, टेम्परेट फॉरेस्ट की एक पूंछ निकल रही है, ये दिख रही है आपको? ये जो पूंछ है, याद रखना आपको कि टेम्परेट फॉरेस्ट की एक पूंछ है, तो उसका नाम क्या होगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट की पूंछ का नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अच्छा, अब आप इससे कम टेम्परेचर वाले रीजन में आ जाओ, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस या आप ले लो 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में कौन से फॉरेस्ट होते हैं? वो होते हैं जनरली कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अच्छा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट कोन वाली शेप होती है, याद है आपको? ऐसे कोन वाली शेप के ट्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्रिसमस पे जो लगाए जाते हैं। तो ये क्या ठंडे रीजन की बात हो रही है, 0 डिग्री टू लगभग 10 या 15 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। लेकिन जहाँ पर बहुत गर्मी रहती है वो डेजर्ट वाला रीजन है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस चार्ट को समझना है और याद कर लेना है। देखो, इसमें याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। ज़्यादा जहाँ पर टेम्परेचर है वहाँ पर डेजर्ट्स है, जहाँ पर कम है वहाँ पर आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा है, और जहाँ पर ग्रासलैंड्स है वहाँ का कितना टेम्परेचर है ये आप याद रखो। वहाँ की प्रेसिपिटेशन रेट क्या है? थोड़ी ज़्यादा है ग्रासलैंड वाले एरिया की। डेजर्ट्स में प्रेसिपिटेशन क्या है? कम है। अभी समझेंगे व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। मेजर एबायोटिक फैक्टर मतलब कौन सी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती हैं? सबसे पहला टेम्परेचर, दूसरे नंबर पे है वाटर, तीसरा है लाइट और फोर्थ है सॉइल। एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर। मतलब कि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बहुत कम हो जाएगा तब भी कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस को ले लो, बहुत ज़्यादा गर्मी हम टॉलरेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं टॉलरेट कर सकते, एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही हम जिंदा रह सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, आप समझते होंगे कि जो समुद्र है उसका पानी ठंडा ही रहता है। नहीं, अगर समुद्र में बिल्कुल नीचे गहराई में चले जाओगे तो वहाँ पर ऐसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं जिनका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत गर्म होता है यहाँ का पानी। यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पर भी रहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म इस गर्म एरिया में रह रहे हैं
कुछ ऑर्गेनिज्म जो इस गर्म एरिया में रह रहे हैं वो ठंडी जगह में नहीं रह पाएंगे, ठंडी जगह में ले जाओगे उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से जो हमारा टेम्परेचर है ये सबसे ज़्यादा रेलिवेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जैसे कि एंजाइम्स वगैरह, ये भी एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर ही वर्क कर पाते हैं। अच्छा, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, काउज की बात करें, मंकी, शीप, गोट्स एक्सेट्रा, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं यूरीथर्मल। इन्हें यूरीथर्मल क्यों बोलते हैं? यूरी का मतलब ये क्या है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर सर्दी हुई तो उसे भी टॉलरेट कर लेंगे, गर्मी हुई तो उसे भी थोड़ा टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंडे वाले रीजन में ले गए जैसे -10, -20, -30, तो वहाँ पर तो हमारी भी डेथ हो जाएगी भाई, ठीक है। लेकिन हम लोग कहीं हद तक सर्दी को टॉलरेट कर लेते हैं और कहीं हद तक गर्मी को टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत ही कम सर्दी या फिर गर्मी को टॉलरेट कर पाते हैं। अगर थोड़ी सी भी सर्दी हुई तो उनकी डेथ हो जाएगी, थोड़ी सी भी गर्मी हुई तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो उनको बोलते हैं हम लोग स्टीनोथर्मल। अब ये जो स्टीनोथर्मल होते हैं ना, ये क्या कर पाते हैं, दे कैन ओनली टॉलरेट अ स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब बहुत ही कम रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर ये सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि जो इनका मान लो 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये सर्वाइव कर पाते हैं। अगर टेम्परेचर होगा 20 तो ये मर जाएंगे, अगर -1 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तब भी मर जाएंगे। तो एक बहुत ही कम रेंज के अंदर ये सर्वाइव कर पाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट्स हो गए, फिश हो गई ये सैल्मोनेला वाली, और पेंगुइन्स हो गए, पाइथन्स हो गए, ये सब एक स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर ही सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है वाटर। जब भी हम लोग वाटर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि हर एक टाइप के वाटर के अंदर, जैसे कि समुद्र के पानी के अंदर कुछ फिश जिंदा नहीं रह सकती, और जो हमारा फ्रेश वाटर हो गया उसके अंदर भी जो समुद्र की फिश हैं वो उनमें से कुछ फिश जिंदा नहीं रह सकती। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? पानी चाहे समुद्र का हो, चाहे पानी इनलैंड वाटर हो, इन दोनों में फर्क क्या है? फिश को तो पानी चाहिए ना बस रहने के लिए। पॉइंट तो रेलेवेंट है, लेकिन जो समुद्र का पानी होता है ना, सी वाटर होता है, उसमें ऑब्वियसली आपको पता होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू इनलैंड वाटर। मतलब कि जो नदी वगैरह का पानी होता है ना, वहाँ पर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो ये जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है इसको मेजर किससे करते हैं हम लोग? पीपीटी से, पार्ट्स पर थाउजेंड से। तो हर एक वाटर का पीएच लेवल, केमिकल कंपोजिशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिफरेंट होती है। तो उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही जिंदा रह पाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कुछ इनलैंड वाटर के अंदर रहने वाली फिशेस की, तो वो सी के अंदर जाएंगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। सी के अंदर जो फिशेस रहती हैं अगर वो इनलैंड वाटर में आ जाएंगी तो उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हर किसी की बॉडी हर उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है। तो अगर हम लोग इनलैंड वाटर की बात करें तो यहाँ पर लेस देन 5 पीपीटी होती है। सी की बात करें तो 30 से 35 पीपीटी होती है। हाइपर सलाइन लैगून, मतलब यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं यहाँ के पानी के अंदर, मोर देन 100 पीपीटी होती है। याद रखना है आपको ये। अब बात करते हैं यूरी हेलाइन की और स्टीनियोहेलाइन की। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेते हैं, मतलब कि इनलैंड वाटर के अंदर भी आ जाते हैं और सी के अंदर भी चले जाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या है? मॉली फिश, सैल्मोनेला एंड ईल्स। और स्टीनियोहेलाइन मतलब ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर इनलैंड वाटर के अंदर रह रहे हैं तो इनलैंड वाटर के अंदर ही रह पाएंगे, अगर तुम सी में लिया है तो मर जाएंगे, और अगर सी के अंदर रह रहे हैं तो सी से अगर तुम इनलैंड वाटर में लिया तो इनकी डेथ हो जाएगी। मतलब कि ये टॉलरेट कर पाते हैं ओनली नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। इसका एग्जांपल है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश क्या है? स्टीनियोहेलाइन। अगर आप गलती से इस गोल्ड फिश को नमक वाले पानी में डाल दिया, आपने सी के अंदर डाल दिया, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, तो इसकी डेथ हो जाएगी। वाई? क्योंकि ये इनलैंड वाटर का जो इनलैंड वाटर है उसका जो पीपीटी है वही टॉलरेट कर पाता है। तो यहाँ पर स्टीनियोहेलाइन और यूरीहेलाइन का भी आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम सॉइल की। सॉइल भी डिफरेंट टाइप की होती है। देखो डिफरेंट टाइप कैसे होते हैं सॉइल के, जैसे आपने सुना होगा क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, सैंड से बनी हुई सॉइल। तो इन सब के अंदर फर्क क्या है?
फ़र्क यही है कि इनके करेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या पार्ट आता है, हमारा कंपोजिशन, मतलब बनी किस चीज़ की हैं ये, ग्रेन साइज, इनके ग्रेन्स के साइज़ कितने हैं, मतलब कितना बड़ा इनका ग्रेन है। नेक्स्ट एग्रीगेशन, मतलब क्लस्टर में है, ग्रुप में है, या फिर अलग अलग हैं, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारे सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है सॉइल के अंदर परकोलेशन रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इस कप के अंदर, ये जो आपको कप दिख रहा है, इसके अंदर पूरा मैंने सैंड फिल कर दिया, नीचे इस कप में छेद कर दिया, ऊपर से मैंने पानी डाला, सैंड फिल है इस कप में, नीचे छेद है, ऊपर से पानी डाला। अब वो जो पानी मैंने ऊपर डाला वो नीचे आने में कितना टाइम लेगा, बहुत कम टाइम लेगा। अब मैंने इस कप के अंदर से सैंड को निकाल दिया और सैंड की जगह मैं भर के ले आया फॉर एग्जाम्पल लोमी सॉइल। अब लोमी सॉइल ऊपर तक फिल है, नीचे छेद है कप के अंदर, पानी डाला। अब जो पानी है वो नीचे छेद तक आने में उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि परकोलेशन रेट क्या है, लोमी सॉइल का ज़्यादा है कंपेयर टू सैंडी सॉइल। तो ये जो परकोलेशन रेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है WHC, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हर एक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम लोग सैंड की बात करें तो वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है सैंड की, पानी को वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता। अब बात करते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट। जब हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, मतलब समुद्र है, वहाँ तो ज़मीन है ही नहीं, क्यों नहीं, नीचे बिल्कुल चले जाओ समुद्र में, वहाँ तो ज़मीन है, बिल्कुल होगी। तो वो जो ज़मीन है वहाँ पर जो पूरा सॉइल है वो किस क्वालिटी का है, उसके सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप के हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं वहाँ के बेंथिक एनिमल्स। अब ये जो बेंथिक एनिमल्स है ये कौन से एनिमल्स होते हैं, जो कि समुद्र के नीचे या फिर वाटर के नीचे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये देखो आपको दिख रहे होंगे पिक्चर के अंदर। तो वहाँ के सॉइल के सेडिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, वहाँ के सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उस पर डिपेंड करते हैं बेंथिक एनिमल्स। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, हमने 3 तो पढ़ लिए, सॉइल, वाटर और टेम्परेचर। इसके बाद है लाइट। लाइट क्या है, लाइट आपको पता है सनलाइट हमारे पास आती है और सनलाइट की वजह से ही ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं दिया हुआ बुक के अंदर भी, बस आपको थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करना था, वो मैंने आपको कर दिया कि सनलाइट क्या है, सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एबायोटिक फैक्टर है। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की और लॉजिस्टिक ग्रोथ की। अरे भैया मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है, आखिरकार मैं शिविर क्यों करने लगता हूँ जब मुझे ठंड लगती है तो। अरे यही तो अभी हमें पढ़ना है। देखो हर एक ऑर्गेनिज्म का, यानी कि हर एक एनिमल का डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है टू वेरियस एबायोटिक फैक्टर। मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि क्या करने लगेंगे, बहुत ज़ोर से शिविर करने लगेंगे। लेकिन शिविर करने से क्या फ़र्क पड़ता है, शिवरिंग एक टाइप की एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है। तो हम अपनी बॉडी का क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हैं बाय शिवरिंग। तो हम क्या हो गए, रेगुलेट। कुछ ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं ये रेगुलेट कर पाते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को। फिर आते हैं कन्फर्म। अब कन्फर्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, मान लो बाहर सर्दी है तो इनकी बॉडी के अंदर भी सर्दी होगी, बाहर गर्मी है तो इनकी बॉडी के अंदर भी गर्मी होगी। फिर आते हैं माइग्रेट करने वाले ऑर्गेनिज्म। ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। फिर सस्पेंड कौन से होते हैं ये भी अभी हमें पता चलेगा। सबसे पहले हम इस चार्ट को देखते हैं जो हमें एनसीईआरटी में दिया है। तो सबसे पहले हमें दी है कन्फर्मर्स। तो इनका इंटरनल लेवल क्या है, जैसे जैसे अगर मान लो हमारी सर्दी बढ़ती जाएगी ऐसे ही इनके अंदर भी सर्दी बढ़ती जाएगी। देखा ना हमने, क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इनकी बॉडी को गर्म रखने वाला। बाहर ठंड हो रही है तो अंदर भी इनके शरीर के ठंड हो रही है। फिर आते हैं हमारे रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या करेंगे कि अपने टेम्परेचर को, जो इंटरनल लेवल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम लोग अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। फिर आते हैं पार्शियल रेगुलेटर, मतलब जो थोड़ा बहुत ही अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे बाहर थोड़ी ज़्यादा सर्दी है तो इनकी बॉडी के अंदर भी सर्दी होगी, अपने आप को कंप्लीटली ये गर्म नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपनी जो बॉडी है इंटरनल बॉडी उसको कंप्लीटली कूल डाउन नहीं कर पाएंगे। एक एक करके देखते हैं। अब रेगुलेटर कौन से होते हैं ऑर्गेनिजम्स, मैमल्स या बर्ड्स, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और कुछ लोअर इंटरवर्टिब्रेट्स। तो यहां पर आप देख रहे हो ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं कई हद तक। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो पता है क्या करने लगते हैं, स्वेट। ये देखो ये भाई साहब बहुत ज़ोर के स्वेट कर रहे हैं, आपने इन्हें मीम्स में भी देखा होगा, अगर देखा है तो कमेंट ज़रूर कर देना। फिर आते हैं हमारे
शिवरिंग अभी हमने देखा कि शिवरिंग हम लोग कब करते हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है। और शिवरिंग क्या है, एक टाइप की एक्सरसाइज है जिससे हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है। फिर आते हैं कन्फर्म। अगर हम कन्फर्म की बात करें तो कन्फर्मर्स जनरली एम्फीबियंस, रैप्टाइल, इंसेक्ट्स और लगभग 99% जो एनिमल्स होते हैं और ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना इंटरनल टेम्परेचर या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते और ज़्यादातर वो डिपेंड किस पे करते हैं, एम्बियंट टेम्परेचर, मतलब आसपास के टेम्परेचर, जो उनके इन्वायरमेंट के आसपास का टेम्परेचर है उस पर। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो सर्दी वाली जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे लिजर्ड्स वगैरह हो गए, ठंड में देखने को नहीं मिलेगी। बल्कि आप अपने घर के अंदर भी नोटिस करना, जब भी आपके घर के अंदर सर्दी का मौसम आ जाएगा आपको लिजर्ड दिखना बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। जहां पर मैं शूट कर रहा हूं ये वीडियो, वहां पर गर्मियों में बहुत सारी लिजर्ड्स देखने को मिलती हैं, बट सर्दियों में बिल्कुल भी लिजर्ड्स देखने को मिलती ही नहीं है। पता नहीं क्यों? क्योंकि वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाती। सर्दी की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी, इसलिए वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर छुप के बैठ जाती हैं जहां पर गर्मी हो। स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है टू वॉल्यूम रेशो, और ये जो कन्फर्म होते हैं ना, ये थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पाते। थर्मो रेगुलेशन का मतलब यही होता है कि ये अपनी बॉडी को गर्म या फिर ठंडा नहीं कर पाते, टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी बॉडी की। क्लियर है ये चीज़ आपको? अच्छा, थर्मो रेगुलेशन क्यों नहीं कर पाते कन्फर्म वाले एनिमल्स? देखो, इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें एनर्जी क्या है, कंजर्व करके रखनी है, बचा कर रखनी है। अब बचा कर रखनी है एनर्जी भी नहीं खर्च करना चाहते। एग्जाम्पल के लिए समझो, गर्मी लग रही है आपको, आप एसी भी नहीं चलाना चाहते, और आप क्या चाहते हो, एसी भी ना चले और मुझे गर्मी भी ना लगे, ऐसा तो होगा नहीं। आप जब एसी ऑन कर लोगे तो आपका बिजली का बिल भी आएगा, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो ऐसे ही जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे साइज वाले, उनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, तो थर्मो रेगुलेशन वाला जो पार्ट होता है उनके अंदर मिसिंग होता है। तो वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखने के लिए जो रेगुलेटर्स हैं वो तो इवॉल्व हो गए, लेकिन जो कंफर्म थे वो इन्वॉल्व नहीं हुए रेगुलेटर्स के अंदर, मतलब कि उनके अंदर ये वाला मैकेनिज्म नहीं आया कि अपने टेम्परेचर को वो कंट्रोल कर सके। फिर आता है माइग्रेशन, मतलब ठंड के कारण से या गर्मी के कारण से कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, इसे माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे साइबेरिया से जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पर आ जाती हैं, कलोडिया नेशनल पार्क जो है भरतपुर के अंदर, वहाँ पर। सस्पेंशन के अंदर हमें 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हाइबरनेशन करते हैं। व्हाट इज हाइबरनेशन? सर्दियों के समय डीप स्लीप के अंदर, गहरी नींद के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, एनर्जी को बचाकर रख सके। जैसे बियर्स हो गए, अब सर्दी के समय ज़्यादातर बाहर खाने पीने की चीज़ें भी नहीं मिलेंगी इन्हें, तो ये डीप स्लीप में चले जाते हैं और विदाउट ईटिंग मच ये अपनी पूरी नींद को गुजार देते हैं, सर्दियों को सोकर गुजार देते हैं। वाह भाई, बड़ी मज़ेदार जिंदगी है इनकी। फिर आते हैं एसिटिवेशन पे। अब एसिटिवेशन कौन करते हैं? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो गर्मियों के टाइम पर, समर स्लीप भी बोल सकते हो इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए, समर के टाइम पर स्लीप में चले जाते हैं। अपनी जो इनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लो कर लेते हैं, जैसे स्नेल्स, अर्थवॉर्म और फ्रॉग्स। फिर आता है डीपॉज। डीपॉज के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ को रोक लेता है। अब ग्रोथ को रोक लेगा तो उसे खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपनी ग्रोथ को रोक रहा है। किसके अंदर? डीपॉज के अंदर। एग्जाम्पल क्या है? जू प्लैंटन। अरे वाह दादाजी, हम लोग तो गोवा जा रहे हैं, मजे आएंगे। मैं तो खूब सारे कपड़े पैक कर रहा हूँ। अच्छा, मैं हाफ टी शर्ट पैक करूँ या फिर फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स को पैक करूँ? अरे बेटा मोटू लाल, गोवा के अंदर तो ज़्यादातर समय गर्मी होती है, तो हमें वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए। गर्मी के कपड़े रख कर ले चलो। अब मोटू लाल की गोवा वाली बात से तो एक चीज़ क्लियर हो गई, जैसा देश वैसा भेष। मतलब आसपास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें हमारी बॉडी को अडेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे डेजर्ट एनिमल्स जो हैं या फिर प्लांट्स हैं, वो डेजर्ट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं। अगर बात करें डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ की, तो थिक क्यूटिकल उनकी लीफ के ऊपर
होता है और डीप स्टोमेटा होता है और यहाँ तक कि लीफ ही नहीं प्रेजेंट होती, क्या होती है स्पाइंस, यानी कि आपको क्या देखने को मिलते हैं कांटे। ऐसा क्यों होता है? जिससे कि वाटर लॉस मिनिमाइज हो पाए, पानी कम से कम खर्च हो। अच्छा, कोल्डर क्लाइमेट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनके जो ईयर्स और लिम्स होते हैं ना वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। लिम्स के हाथ पाँव काफ़ी छोटे होते हैं, कान भी छोटे होते हैं, जिससे कि हीट लॉस मिनिमाइज हो पाए। दिस इज अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल। अच्छा, अगर एक्वेटिक सील की बात करें तो ये कैसे अडेप्ट करती है अपने आप को ठंडे क्लाइमेट के अंदर? फैट लेयर होती है इसके ऊपर, बहुत मोटी चर्बी होती है जिसे बबर बोलते हैं, रबर नहीं बबर। अब ये जो बबर होती है ना बहुत मोटी, ये क्या करती है? हीट लॉस कम से कम होने देती है इसकी बॉडी से। नेक्स्ट है ऑल्टीट्यूड सिकनेस। अगर ऑल्टीट्यूड सिकनेस की मैं बात करूं तो एक छोटी सी आपको कहानी बताना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गया। अब जिस दिन हम लोग पहुंचे उस पहाड़ वाले रीजन में, हम लोगों ने बोला अरे भाई फुल एनर्जी है, आज तो हम लोग पहाड़ को चढ़ के ही मानेंगे, और उसी दिन हमने चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही हम थोड़ा ऊपर पहुंचे पहाड़ पे, बहुत जोर का सर चकराने लगा, नाक से खून आने लगा। फिर हमारे कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने कहा अरे यार अब तो तबीयत खराब हो रही है, अब तो होटल में चलते हैं। फिर जब हमने होटल वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बोला आपको हुई है एल्टीट्यूड सिकनेस। मैंने बोला ये क्यों होती है? तो उसने बोला कि आप जब भी ऐसे पहाड़ वाले रीजन के अंदर आते हो ना तो एक दिन रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद पहाड़ वहाड़ चढ़ने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस रीजन अडेप्ट कर लेगी और क्या करना शुरू करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी प्रोडक्शन करना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि पहाड़ वाले रीजन के अंदर, मतलब कि जहाँ पर एल्टीट्यूड डिफरेंट हो जाता है पहाड़ वाले रीजन का, वहाँ पर ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है। लो ऑक्सीजन होने के कारण हमारी बॉडी ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करती है यहाँ पर, तब जाकर फिर हमें पहाड़ वहाड़ चढ़ना चाहिए। मतलब अब अगर आप कहीं पे भी ऐसे पहाड़ वाले रीजन में जाओ, 1-2 दिन वहाँ पर रेस्ट करना, उसके बाद पहाड़ वहाड़ को चढ़ने की सोचना। अब बात करते हैं बिहेवियरल मीन्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बिहेवियर के थ्रू भी अडेप्ट करते हैं, जैसे डेजर्ट लिजर्ड हो गई। अब जो डेजर्ट लिजर्ड हो गई ना, इसके अंदर थर्मो रेगुलेशन नहीं है, मतलब अपनी बॉडी को गर्म या फिर ठंडा नहीं कर सकती इंटरनली। क्या करती है, अगर इसको ठंडी लगती है तो ये धूप के अंदर चली जाती है, अगर इसको धूप के अंदर गर्मी लगने लगती है तो छाया वाली जगह में चली जाती है। अब जो आर्किबैक्टीरिया होते हैं ना, ये भी बड़े खतरनाक तरीके के होते हैं। ये हार्श से हार्श हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब कि सबसे गंदी से गंदी कंडीशन होगी वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर जाएंगे आसानी से। ह्यूमन पॉपुलेशन का एज पिरामिड कैसे रिप्रेजेंट होगा? अगर एक्सपेंड हो रहा है तो उसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। देखो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो बढ़ता हुआ दिख रहा है हर एक स्टेप पर। अगर स्टेबल है तो देखो ऊपर से हमें थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, फिर ये ब्लू और नीचे जो येलो वाला है यहाँ पर नहीं बढ़ा, तो ये क्या हो गया, स्टेबल। डिक्लाइनिंग है तो ऊपर से देखो नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से भी कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। कैसे? डिक्लाइन वाला यूं फिर यूं, यूं फिर यूं, एक कैसी शेप बना रहा है, लगभग एक आप बोल सकते हो कि लगभग एक काइट जैसी शेप बना दी इसने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेटैलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी, एमिग्रेशन। इन सब का मतलब क्या है? जैसे कितने बच्चे एक जगह पर पैदा हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे एक जगह पर पैदा हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। अगर डेथ हो रही है एक जगह पे, बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है, तो वो क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करेंगे, माइनस करेंगे। अगर इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि हमारे देश के अंदर जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने क्या करा था, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा दिया था। एमिग्रेशन, हमारे देश से लोग चले गए, हमारे देश से लोग दूसरे देश में जॉब करने के लिए चले गए, तो उन्होंने क्या करा, पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर दिया, माइनस कर दिया, इसको बोलेंगे हम एमिग्रेशन। अब समझते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तब पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी होती है, एक्सपोनेंशियल। शेप कैसी बन रही है भाई, जे जैसी शेप बन रही है। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होगी? जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, बहुत ही कम रिसोर्सेज है, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ भी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ को भी दिखाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन के अंदर इंट्रैक्शन, और इस इंट्रैक्शन का नेम क्या है।
अगर स्पीशीज ए और स्पीशीज बी दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं तो उसे बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। जैसे तुम एग्जाम देने गए, तुमने भी अपने दोस्त को चीटिंग करा दी, उसने भी तुम्हें करा दी, तो ये क्या हो गया? म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया। कंपटीशन में क्या होता है? तुम एग्जाम देने गए, ना तुमने अपने दोस्त को चीटिंग कराई ना उसने तुम्हें चीटिंग कराई, दोनों में कंपटीशन था, तो इसमें दोनों ने ही क्या करा लिया? एक दूसरे का नुकसान, माइनस माइनस, नहीं तो अच्छे खासे दोनों के नंबर आ जाते। चीटिंग वीटिंग कराओ यार अपने दोस्तों को। फिर आता है प्रीडिशन। प्रीडिशन के अंदर क्या होता है? एक आदमी का फायदा होता है और दूसरे का नुकसान। प्रीडिएटर आपने सुना होगा ना वर्ड, कि क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा शेर क्या करता है? बकरी भेड़ इन सबको खा जाता है। उससे क्या होता है? शेर का तो फायदा हो गया और बकरी भेड़ का भाई नुकसान हो गया। पैरासाइटिज्म जानते हो, ये तो पैरासाइट्स को मच्छर आता है उड़ के, हमारा खून चूस के चले जाता है, निकल जाता है। अब मच्छर का तो फायदा हो गया, उसे खाना मिल गया, और हमें नुकसान हो गया भाई, हमारा खून ले गया वो फ्री फंड में, पैसे वैसे दे के जाता। फिर आता है कमेंसलिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का तो बेनिफिट करता है लेकिन अपना ना फायदा करता है ना नुकसान। एमेंसलिज्म, इसके अंदर क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का नुकसान कर देता है लेकिन उसका खुद का फायदा या नुकसान नहीं होता। तो अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है? एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो प्रीडिएटर है, उसको मार कर खा लेता है और अपना फायदा कर लेता है। तो प्रिकली पियर्स, कैक्टस जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो क्या करते हैं? उनको कंट्रोल करा गया बाय कैक्टस फीडिंग मॉथ। तो प्रिकली पियर्स कैक्टस जो होते हैं उनको कंट्रोल किससे करा गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं? बाय कैक्टस फीडिंग मॉथ। अच्छा, पिसा स्टारफिश जो होती है, पिसा स्टारफिश जो होती है अमेरिका के अंदर, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लाइफ ऑफ मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इंटरवर्टिब्रेट्स। मतलब अगर हमने इसको निकाल दिया पानी से तो लगभग जो 10 स्पीशीज हैं इंटरवर्टिब्रेट की, उनकी डेथ हो जाएगी या फिर ये वहाँ से उस रीजन से ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कंपटीशन की। व्हाट इज कंपटीशन? कंपटीशन क्या है? इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज इन विच बोथ रिक्वायर अ रिसोर्स। दोनों को एक रिसोर्स की ज़रूरत है और सप्लाई क्या है? उस रिसोर्स की लिमिटेड है, तो इनके अंदर क्या होने लग जाएगा? कंपटीशन। जैसे एबिंगडन टॉर्टोइस जो थे वो एक्सटेंट हो गए ड्यू टू गोट्स। अब यहाँ पर जो टॉर्टोइस रहते थे एबिंगडन वाली जगह पर, वो क्या हो गए? लगभग एक्सटेंट हो गए, क्योंकि वहाँ पर जिन रिसोर्सेज की उन टॉर्टोइस को जरूरत थी वो सारे रिसोर्सेज गोट खत्म कर गए। सुपीरियर बार्निकल बेलिनस एक्सक्लूड कर देता है इंफीरियर बार्निकल बेलिनस को। क्यों हटा देता है? बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये सुपीरियर है, बोलता है मैं सुपीरियर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, भग जाए यहाँ से इंफीरियर बार्निकल बेलिनस। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं म्यूचुअलिज्म। अभी हमने ऊपर देखा था ना, म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या हुआ था कि तुमने अपने दोस्त को चीटिंग करा दी, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें करा दी, दोनों को फायदा हो गया, बल्ले बल्ले। तो यहाँ पर भी यही होता है। म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और दोनों का ही फायदा होता है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गाई इंटरेक्ट करता है फंगी से, और इसको बोलते हैं, इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं लीचन। दोनों एक दूसरे का फायदा कराते हैं। अब प्लांट्स और फंगी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है जिससे इन दोनों का एक दूसरे का बेनिफिट होता है, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। अच्छा, आप एग्जांपल दे सकते हो कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के रूट्स के अंदर, नोड्स के अंदर कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके देता है उन्हें? तो वो भी एक म्यूचुअलिज्म का पार्ट होगा या नहीं होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना। रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी एक म्यूचुअलिज्म है। मतलब हम क्या करते हैं? हम प्लांट से फ्रूट ले लिए, खा लिए, फिर प्लांट्स को हम क्या देते हैं बदले में? भाई देते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। मज़े ही मज़े हैं प्लांट के। पानी वानी, मतलब उनकी केयरिंग भी कर लेते हैं कभी कभी। रिलेशनशिप बिटवीन फिग एंड वॉस्प। फिग और वॉस्प आपने देखा होगा, ये जो कीड़े हैं ये जनरली बेसिकली कैसे हेल्प करते हैं? आप तो बोलोगे तो सिर्फ इसे खा रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो ये म्यूचुअलिज्म का पार्ट कैसे हुआ? ये इसके सीड्स को जर्मिनेट करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म के अंदर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा होता है और दूसरे को नुकसान। जैसे आपने ये इस टाइप का कैस्कटा देखा होगा, येलो कलर की ये बेल देखी होगी, हिंदी में हम इसे बेल बोलते हैं। ये क्या करती है? ये पेड़ों के ऊपर ऐसी फैली हुई दिखती है। क्या करती रहती है? ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है प्लांट से लेती रहती है, खुद नहीं बनाती, उनसे लेती रहती है और खुद ग्रो होती रहती है। अब मरीन फिश के अंदर होते हैं एक्टोकोपोड्स, जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, और दूसरा हमें ह्यूमंस के अंदर लिवर फ्लूक और मलेरिया।
ये लिवर फ्लूक और जो मलेरिया है पैरासाइट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, हमारे से सारी ताकत लेते रहते हैं, मतलब खुद का तो फायदा करा रहे हैं, हमारा नुकसान करा रहे हैं। अब मरीन फिश के अंदर कौन थे? एक्टोकोपोड्स, जो कि उनका नुकसान करा रहे थे, पैरासाइट्स हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ किस टाइप की हो रही है, कितना चेंज आ रहा है, ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने देखा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन सी थी और लॉजिस्टिक ग्रोथ कौन सी थी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो थी जहां पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे, लॉजिस्टिक ग्रोथ वो थी जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड थे। तो इनका चार्ट कैसे बनाएंगे? ये देखो, ये आपको रेड वाली लाइन दिख रही है ना, ये आप बता सकते हो कि दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन यहां पर कितना चेंज आया पॉपुलेशन के लिए, इसको निकालेंगे बाय dn अपॉन dt इजिकल्स टू rn। r क्या है? r कैसे निकालते हैं हम लोग? उस समय की जितनी भी बर्थ रेट है उसको माइनस कर दो डेथ रेट से, तो उससे हमारा r निकल जाएगा। n हमारा हमें पता ही है कि n क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। और इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं चेंज इन पॉपुलेशन इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये हमारा ये वाली इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारी कौन सी इक्वेशन आती है? नेक्स्ट आती है लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन भी कुछ इसी तरीके से है, बट एक्चुअली में जो पॉपुलेशन चेंज है या फिर जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है रियलिटी में, वो ज़्यादातर लॉजिस्टिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या है? dn अपॉन dt इजिकल्स टू rn ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन k।